नमस्कार, मैं वंदना शर्मा आपके अपने नए यूट्यूब चैनल पीताम्बरा लॉ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हेलो गाइस, हम पढ़ रहे थे सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। इससे पहले हमने इसका बेसिक जान लिया कि कब आया है, एक्ट नंबर क्या है, कमेंसमेंट डेट, सिग्नेचर डेट आदि के बारे में हम सारे पढ़ चुके हैं। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद हमने पढ़ा प्रारंभिक सीपीसी का प्रारंभिक यानी सेक्शन 1 to 8। सेक्शन 1 क्या था? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, विस्तार है। शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंड। कब शॉर्ट टाइटल क्या था? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। और प्रारंभ कब हुआ? ये 1 जनवरी 1909 को। विस्तार इसका एक्सटेंड वॉल ऑफ इंडिया यानी कब से? 31 अक्टूबर 2019। सेक्शन 2 क्या कहता है हमारा? परिभाषा, डेफिनेशन क्लोज है। सेक्शन 3 हमारा है न्यायालयों की अधीनस्थता, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। और ये ऐसा ही सेम सेक्शन कहाँ पे है? सीआरपीसी के सेक्शन 6 में। देन हमारा आता है सेक्शन 4 व्यवहार यानी सेविंग्स। इसका मतलब क्या होता है कि कहाँ अप्लाई नहीं होगी। सेक्शन 5 कहता है हमारा संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। इस प्रकार हमने 1 to 8 प्रारंभिक में पढ़े थे। देन इसके बाद हमने पार्ट फर्स्ट किया था साधारणतः वादों के विषय में, शूट इन जनरल। अब आता हमारा पार्ट 2। इसमें कितने पार्ट्स थे? 11 पार्ट्स। कितने हैं? 11। तो हमने फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। ये क्या कहता है? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, 920 का अधिनियम संख्यांक 5। अधिनियम संख्या क्या है इसका? 5 यानी एक्ट नंबर क्या है इसका? 5। भाग 2 पार्ट 2। इसमें सेक्शन कितने हैं? पार्ट 2 में सेक्शन 36 से 74। पार्ट 2 में कितने सेक्शन है? 36 to 74 यानी 36 से 74 पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में 9 to 35B, 9 to 35B ये थे पार्ट 1 में। और प्रीलिमिनरी था जो हमारा 1 to 8, ये प्रीलिमिनरी में थे जो प्रारंभिक था उसका उसमें। और पार्ट फर्स्ट में थे हमारे 9 to सेक्शन 35B। अब हमारा आता है पार्ट 2 जो है 36 से 74। तो हमारा जो पार्ट 2 है निष्पादन, ये एक सीआरपीसी में भी है। सीआरपीसी में 413 से 435 के जो सेक्शंस हैं सीआरपीसी में, वो भी निष्पादन ही है। अब इसमें हमें कुछ पॉइंट्स बना लिए निष्पादन के। जो पार्ट 2 है उसको कुछ पॉइंटों में हमने डिवाइड कर लिया है। जैसे थे सबसे पहले आया साधारण यानी जनरल साधारण। ये कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 36 से सेक्शन 37 तक। यानी इसमें 2 सेक्शन आते हैं। जो हमारा साधारण है जनरल, उसमें 2 सेक्शन आते हैं 36 से 37। नेक्स्ट आता है हमारा वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रियाँ निष्पादित की जा सकेंगी। कोर्ट्स बाय विच डिक्रीज में बी एग्जीक्यूटेड। ये कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 38 से 46। सेक्शन 38 से 46 यानी वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रिया निष्पादित की जा सकेंगी। सेक्शन 38 से 46। नेक्स्ट हमारा आता है प्रश्न, क्वेश्चंस। क्या है? सेक्शन 47। क्वेश्चंस में कौन सा आता है? सेक्शन 47। तो पार्ट 2 हो गया हमारा। पार्ट 2 कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 36 से 74। और पार्ट 1 9 to 35B। और प्रीलिमिनरी कितना था हमारा? 1 to 8। तो ये सेक्शंस भी पता होना चाहिए ना, कौन से पार्ट पे कितने सेक्शंस है। नेक्स्ट आता है हमारा जिसका पॉइंट 4 है निष्पादन के लिए समय की सीमा। निष्पादन के लिए समय की सीमा, ये सेक्शन 48। इसमें कौन सा सेक्शन आता है? 48। निष्पादन के लिए समय की सीमा, सेक्शन 48। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अंतरिति और विधिक प्रतिनिधि। अंतरिति और विधिक प्रतिनिधि, सेक्शन 49 से 50। सेक्शन 49 to 50 क्या कहता है? अंतरिति और विधिक प्रतिनिधि। इसके बाद का जो टॉप पॉइंट है वो क्या कहता है? निष्पादन प्रक्रिया। निष्पादन प्रक्रिया, ये सेक्शन 51 से 54 है। पॉइंट जो 4 है वो क्या है? निष्पादन के लिए समय सीमा, सेक्शन 48। अंतरिति और विधिक प्रतिनिधि,
सेक्शन 49 to 50। इसके बाद आता है निष्पादन प्रक्रिया 51 to 54। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है गिरफ्तारी और निरोध। गिरफ्तारी और निरोध कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन 55 से 59। कुर्की, जिसका अलग नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कुर्की सेक्शन 60 से 64। फिर विक्रयशील सेक्शन 65 to 67। यानी गिरफ्तारी और निरोध कौन कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 55 से 59। सेक्शन 55 से 59 में क्या है? गिरफ्तारी और निरोध। और कुर्की कहाँ पे है? पार्ट 2 के सेक्शन 60 से 64 तक क्या है? कुर्की। एंड देन आता है विक्रय। विक्रय सेक्शन 65 से 67 तक क्या है? विक्रय। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिक्रियों का निष्पादन करने की शक्ति कलेक्टर को प्रयोजन। ये कहाँ से कहाँ तक है? सेक्शन 68 to 72। सेक्शन 68 to 72। सेक्शन 68 to 72 में क्या है? स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिक्रियों का निष्पादन करने की शक्ति का कलेक्टर को प्रयोजन। नेक्स्ट आता है आस्तियों का वितरण। आस्तियों का वितरण ये कहाँ है? सेक्शन 73 में। कहाँ पे? सेक्शन 73 में। सेक्शन 73 में क्या है? आस्तियों का वितरण। नेक्स्ट हमारा है निष्पादन का प्रतिरोध। निष्पादन का प्रतिरोध सेक्शन 74। सेक्शन 74 क्या कहता है? निष्पादन का प्रतिरोध। आगे इतना जैसे गिरफ्तारी और निरोध कहाँ तक है? सेक्शन 55 से 59। नेक्स्ट है कुर्की। कुर्की 60 से 64 सेक्शन में क्या है? कुर्की के बारे में। विक्रय सेक्शन 65 से 67। अब देखते हैं नेक्स्ट है पार्ट 2 में। अभी हमने पढ़ा था पार्ट 2 में जो सेक्शन 36 से 74 तक है। पहला इसका जो पार्ट 2 का नाम है निष्पादन एजुकेशन। इसमें आता है सबसे पहले जनरल में कितने सेक्शंस हैं? अभी हमने देखा था 36 से 37, यानी 2 सेक्शंस है। कौन कौन से हैं? अब उन सेक्शन के बारे में कर रहे हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज में हम एक एक सेक्शन को डिटेल से करेंगे। अभी सिर्फ सेक्शन और उसका नंबर क्या है ये देख रहे हैं ना। तो सेक्शन 36। सेक्शन 36 क्या कहता है? आदेशों को लागू होना। एप्लीकेशंस टू ऑर्डर्स। आदेशों को लागू होना। आदेशों को लागू होना किसमें है ये? सेक्शन 36 में। सीपीसी के पार्ट 2 के निष्पादन में सेक्शन 36 में आदेशों को लागू होना। आदेशों को लागू होना कौन से सेक्शन में? सेक्शन 36 में। देन आता है सेक्शन 37 डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा। डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा कहाँ है? सेक्शन 37 में। कहाँ है? सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 क्या कहता है? डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा। और ये भी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा कहाँ है? सेक्शन 37 में। सेक्शन धारा 37 में। धारा 36 में क्या है? आदेशों को लागू होना। आदेशों का लागू होना धारा 36। और डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा सेक्शन 37। डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास्ड ए डिक्री। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा? पॉइंट क्या था? वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकेगी। वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकेगी। कोर्ट्स बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। ये सीआरपीसी में कहाँ से कहाँ तक है? सीआरपीसी में 413 से 435, यानी 413 to 435। क्या है इसमें? वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकेंगी। वे न्यायालय जिनके द्वारा डिक्रियां निष्पादित की जा सकेंगी। सेक्शन 38 to 46, यानी धारा 38 से 46 तक है ये। अब इनमें कौन कौन सी सेक्शंस हैं वो सारे एक एक देखते हैं हम। सेक्शन 38। सेक्शन 38 क्या कहता है? वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। इससे पहले सेक्शन 36(7) क्या था? डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा थी और आदेशों का लागू होना था 36। अब आता है 38। वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड।
नेक्स्ट आता है सेक्शन 39। सेक्शन 39 इम्पोर्टेंट है, मैंने ग्रीन मार्क्स से ये टिक कर रखा है, तो ये सारे सेक्शंस इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना। डिक्री का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ डिक्री, डिक्री का अंतरण कहाँ पे है? सेक्शन 39 में। इसको अंदर से थोड़ा सा डिटेल से रीड करना है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सेक्शन 38 क्या कहता है? वह न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी, कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड। देन आता है हमारा सेक्शन 39, ये इंपॉर्टेंट है, डिक्री का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ डिक्री। अब आता है हमारा सेक्शन 40। सेक्शन 40 क्या कहता है? किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण, अन्य राज्य को, न्यायालय को, अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण। तो अन्य राज्य के न्यायालयों को डिक्री का अंतरण कहाँ पे है? सेक्शन 40 धारा 40 में। धारा 40 में क्या है? किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण, अनदर स्टेट के बारे में दिया हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ डिक्री कोर्ट्स इन अनदर स्टेट। तो ये कहाँ है? 40, सेक्शन 40 में। देन आता है सेक्शन 41। सेक्शन 41 क्या कहता है? निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना, निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना कहाँ पे है? सेक्शन 41 में, धारा 41 में। देन आता है हमारा सेक्शन 42। सेक्शन 42 क्या कहता है? अंतरिम डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ, पावर्स के बारे में है। अंतरिम डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ। तो सेक्शन 40 क्या कहता है हमारा? सेक्शन 40 कहता है किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण, अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण कहाँ पे है? सेक्शन 40 में, धारा 40 में। इसके बाद आता है सेक्शन 41 क्या कहता है? निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना, निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना कहाँ पे? धारा 41, सेक्शन 41। आप एक दो बार सुनेंगे ना इस लेक्चर को तो आपको ये सेक्शंस और इनके नाम अपना आप ही याद हो जाएंगे और बार बार रीड करोगे तो हो जाएगा। सेक्शन 42, अंतरिम डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ। अंतरिम डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ कहाँ पे है? सेक्शन 42 में, धारा 42 में। नेक्स्ट है सेक्शन 43। सेक्शन 43 क्या कहता है? जिन स्थानों पर इन संहिता का विस्तार नहीं है, जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, वहाँ के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन, यानी जहाँ पे इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन, ये कहाँ पे है? सेक्शन 43 में। तो इनको ज़्यादा अंदर से डिटेल से इतना करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बस ऊपर से ही पूछे थे, इतना डील में जाने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन आता है 44। नेक्स्ट क्या है? सेक्शन 44, जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन, जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहाँ के राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। नेक्स्ट आता है 44A। 44A क्या कहता है? व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन, व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। सेक्शन 44A, धारा 44 क्या कहती है? व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 45, धारा 45, भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन, भारत के बाहर। सेक्शन 45, भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन, भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन कहाँ पे है? सेक्शन 45 में, धारा 45 में। इसके बाद आता है सेक्शन 46, इंपॉर्टेंट है। मैंने जो ग्रीन मार्क्स लगा रखे हैं ना, ये सारे सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अंदर से थोड़ा रीड करना है आपको डिटेल से। आज्ञापत्र, प्रिसिप्ट्स, आज्ञापत्र, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्वेश्चन पर्सन, सेक्शन 47। इसमें एक ही सेक्शन है 47 और ये हमें याद पढ़ना है किसके साथ? ऑर्डर 2 के साथ में। साथ में ऑर्डर 2 मतलब ऑर्डर्स भी लिखे गए हैं, जिन सेक्शन को ऑर्डर्स के साथ में रीड करना है उनके साथ में ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। ऑर्डर
2 में, यानी सेक्शन 47 को हमें ऑर्डर 2 के साथ में रीड करना है। प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा, सेक्शन 47। निष्पादन के लिए समय की सीमा, निष्पादन के लिए समय की सीमा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, लिमिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। तो इसमें आता है सेक्शन 48, एक ही सेक्शन है इसमें भी, सेक्शन 48। इसके बाद आता है सेक्शन 48 क्या है, निश्चित कर दिया गया है, अब है ही नहीं। देन आता है अपना 5वां टॉपिक क्या था, अंतरिति और विधिक प्रतिनिधि। अंतरिति और विधिक प्रतिनिधि, इसमें आते हैं सेक्शन 49 टू 50, सेक्शन 49 टू 50। सेक्शन 49 क्या कहता है, अंतरिति। सेक्शन 49 क्या कहता है, अंतरिति। देन सेक्शन 50 क्या कहता है, विधिक प्रतिनिधि। विधिक प्रतिनिधि। अब आता है हमारा 6 जो टॉपिक है, निष्पादन प्रक्रिया। पार्ट 2 का जो 6 पॉइंट है वो क्या कहता है, निष्पादन प्रक्रिया। कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 51 से 54 तक, सेक्शन 51 से 54 तक क्या है, निष्पादन प्रक्रिया। 51 इम्पोर्टेंट है, मैंने ग्रीन मार्क कर रखे हैं जो जो सेक्शंस इम्पोर्टेंट है प्री से, या फिर तो उसमें क्या अंदर से क्वेश्चन आएंगे। बाकी तो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं कि सेक्शन नंबर दे देते हैं, पूछते हैं कौन सा सेक्शन है, या ये सेक्शन दे देते हैं, पूछते हैं कौन सा सेक्शन है। तो इस दोनों तरह से हमें याद करना है कि सपोज करो जैसे सेक्शन 51 पूछ रहा है तो निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियाँ, सेक्शन 51 में क्या है, निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियाँ। या पूछ सकते हैं निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियाँ कहाँ पे है, सेक्शन 51 में। तो ये दोनों तरह से याद होनी चाहिए हमको, निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियाँ। अब आता है सेक्शन 52, विधिक प्रतिनिधि। विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन। विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन, सेक्शन 52। सेक्शन 53, सेक्शन 53 क्या कहता है, पैतृक संपत्ति का दायित्व है। सेक्शन 53 या धारा 53 क्या कहता है, पैतृक संपत्ति का दायित्व है। पैतृक संपत्ति का दायित्व कहाँ पे है, सीपीसी के सेक्शन 53 में। पैतृक संपत्ति का दायित्व है सेक्शन 53। देन आता है सेक्शन 54, संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण। संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण कहाँ पे है, सेक्शन 54 में। सेक्शन 53 में क्या कहता है, पैतृक संपत्ति का दायित्व है। सेक्शन 53 क्या है, पैतृक संपत्ति का दायित्व है। और सेक्शन 54 क्या कहता है, संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गिरफ्तारी और निरोध। ये कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 55 से 59 तक। सेक्शन 55 से 59 में क्या आता है, गिरफ्तारी और निरोध। सेक्शन 55 क्या है, गिरफ्तारी और निरोध, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिरफ्तारी और निरोध, गिरफ्तारी और निरोध कहाँ पे है, सेक्शन 55 में। सेक्शन 56, इसके बाद आता है सेक्शन 56 क्या है, धन की डिक्री के निष्पादन में, धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध। धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध किसमें आता है, सेक्शन 56। अब आता है सेक्शन 57, जीवन निर्वाह भत्ता। सेक्शन 57 क्या कहता है, जीवन निर्वाह भत्ता। जीवन निर्वाह भत्ता का है सेक्शन 57 में, धारा 57 में। सेक्शन 58 क्या है, निरोध या छोड़ा जाना। निरोध या निरोध और छोड़ा जाना। निरोध और छोड़ा जाना कहाँ पे, सेक्शन 58 में। धारा 58 क्या कहती है, निरोध और छोड़ा जाना। निरोध और छोड़ा जाना कहाँ पे है, धारा 58 में। नेक्स्ट आता है इसके बाद सेक्शन 59। सेक्शन 59, रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना। अभी क्या था, निरोध और छोड़ा जाना। देन आता है 59, रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना। 59 में क्या है, रुग्णता के आधार पर छोड़ा जाना। 8वां पॉइंट क्या है, कुर्की। कुर्की में कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन है, सेक्शन 60 से 64। सेक्शन 60 से 64 क्या है, कुर्की। कुर्की में कहाँ से कहाँ तक के सेक्शन है,
सेक्शन 60 से 64। अब सेक्शन 60 हमारा क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से देखना इसको। सेक्शन 60 वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी, वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। आप एक दो बार सुनेंगे, आपको सुनने से ही याद हो जाएगा। वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी, सेक्शन 60 में। कहाँ पे ये जो डिक्री निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी, सेक्शन 60, सीपीसी का सेक्शन 60 क्या कहता है, वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी। नेक्स्ट 61, सेक्शन 61 क्या कहता है, कृषि उपज को भागते छूट। ये इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको तो बस ऐसे ही देख लेना कि 61 क्या है, और इसको इतना अंदर से डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी पूछे नहीं गए इनमें से इतने क्वेश्चंस। कृषि उपज को भागते छुट्टी सेक्शन 61। और सेक्शन 62 क्या कहता है, निवास गृह में संपत्ति का अभिग्रहण, निवास गृह में संपत्ति का अभिग्रहण, सेक्शन 62 धारा 62। सेक्शन 63 क्या कहता है, सेक्शन 63 में क्या है, कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति, कई न्यायालयों की डिक्री के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति, ये कहाँ पे है, धारा 63 सेक्शन 63। कई न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन में कुर्क की गई संपत्ति। नेक्स्ट सेक्शन 64, सेक्शन 64 क्या कहता है, कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमण का शून्य होना। सेक्शन 64 क्या कहते हैं, कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमण का शून्य होना। कहाँ पे, सेक्शन 64 में। इसके बाद आता है विक्रय, सेल, ये कहाँ पे है, सेक्शन 65 से सेक्शन 67। सेक्शन 65 टू 67 क्या कहता है, विक्रय। और कुर्की 60 से 64, 60 से 64 में क्या आता है, यानी 60 से 64 में आता है कुर्की, और 65 से 67 में विक्रय। तो सेक्शन 65 या सेक्शन 65 क्या कहता है, क्रेता का हक, क्रेता का हक, क्रेता का हक कहाँ पे है, सेक्शन 65 में। क्रेता का हक कहाँ है, सेक्शन 65। अब आता है सेक्शन 63। इस आधार पर क्रेता के विरुद्ध वाद नहीं चलेगा कि क्रयवादी की ओर से किया गया था। इस आधार पर क्रेता के विरुद्ध वाद नहीं चलेगा कि क्रयवादी की ओर से किया गया था, क्रयवादी की ओर से किया गया था, सेक्शन 66। देन आता है सेक्शन 67, सेक्शन 67 धन के संदाय की डिक्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। किसकी, राज्य सरकार की शक्ति। धन के संदाय की डिक्रियों के निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। एक बार वो देखो, इसको ध्यान से सुनो, एक दो बार सुनने से याद हो जाएगा। धन के संदाय में डिक्रियों की निष्पादन में भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति कहाँ है, सेक्शन 67, सेक्शन 67। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिक्रियों का निष्पादन करने की शक्ति का कलेक्टर को प्रयोजन। स्थावर संपत्ति के विरुद्ध डिक्रियों का निष्पादन करने की शक्ति के कलेक्टर को प्रयोजन, ये है सेक्शन 68 टू 72 जो निर्सित हो चुका है, रिपील हो गया है। अब ये सेक्शन 68 से 72। नेक्स्ट हमारा 11 टॉपिक क्या कहता है, आस्तियों का वितरण। आस्तियों का वितरण सेक्शन 73, इसमें एक ही सेक्शन है, सेक्शन 73 धारा 73 क्या कहती है, आस्तियों का वितरण। सेक्शन 73 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस को ग्रीन मार्क से किया हुआ है, आप अच्छे से देख लें इनको। सेक्शन 73 निष्पादन विक्रय के आगामों का डिक्रीदारों के बीच अनुपातिक रूप से वितरित किया जाना। निष्पादन विक्रय के आगामों का
डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना। क्या कहते हैं? सेक्शन 73 किसमें? ये सेक्शन 73। सेक्शन 73 क्या कहते हैं? निष्पादन विक्रय के आगमों का डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 12 निष्पादन का प्रतिरोध। सेक्शन 74। सेक्शन 74 क्या कहता है? निष्पादन का प्रतिरोध। निष्पादन का प्रतिरोध कहाँ पे है? सेक्शन 74। सेक्शन 74 क्या है? निष्पादन का प्रतिरोध। इस प्रकार हमने 2 पार्ट्स आज कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट पार्ट हमने पहले कर लिया था, सेकंड पार्ट हमने अब कर लिया कंप्लीट। इसको CPC 1908 में क्या है? ये क्या है? एक्ट नंबर कौन सा है इसका? 5। CPC का एक्ट नंबर क्या है? 5, यानी 1908 का अधिनियम संख्या 5। CPC पहली बार कब आई थी? 1859 में। कब आई थी? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार रिकॉल कर रहे हैं इसको। सेक्शन 59 में, सॉरी 1859। अब आज हम कौन सी CPC पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं CPC 1908 की। CPC में टोटल सेक्शन कितने हैं? 158। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 11। और ऑर्डर्स कितने हैं? 51। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। इस तरह आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।